तुमको भी यहाँ पर 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की दिक्कत। यहाँ करने वाले हम सारे के सारे स्टार मार्क क्वेश्चन। तुम्हें याद होगा कि तुमने 2.2 या 2.4 के आसपास यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें तुम्हें रिलेशन दिया हुआ था डिग्री सेल्सियस से लेकर डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। अब यहाँ पर तुमको सॉल्व करना है डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर केल्विन के बीच में। हाँ तो भैया यहाँ पर ना मामला कुछ ऐसे ही है कि तुम्हें यहाँ पर मैथ्स के कैलकुलेशंस करने हैं फिजिक्स के फॉर्मूले में। ध्यान से देखो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दिया है, वर्क डन का फॉर्मूला दिया है, उस पर तुम्हें ग्राफ बनाना है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नवीन कुमार शुक्ला और तुम्हारा सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां हम अगेन कवर कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 विच इज लीनियर पॉलिनोमियल या फिर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस का पार्ट नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक। अच्छा, ये जो पूरी एंड ऑफ द एक्सरसाइजेस का वीडियो है ये हमने क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कवर कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के सारे क्वेश्चंस, और पार्ट 2 यानी आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 8 से लेकर 14 तक के सारे क्वेश्चन। क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, क्योंकि अब मैंने एक पार्ट में कंबाइन करके नहीं बनाया, क्योंकि अगर वीडियो कंबाइन करके बना दो तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, लंबा होता है भाई फिर तुम ही नहीं देखते है ना, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बना दिया। और क्योंकि मेरे वीडियो थोड़े से तुम्हें शायद लेंदी लगते हो लेकिन उतने लेंदी है नहीं, तुम बाकी के अपने टीचर से कंपेयर करोगे तो वीडियो उतने लंबे नहीं है, शॉर्ट ही रखते हैं, वीडियो कंसाइज ही रखते हैं। ठीक है, लेकिन बस यहाँ तुम्हें एक छोटा सा फायदा हम तुम्हें ये देते हैं कि जहां बाकी टीचर्स तुम्हें सिर्फ आंसर्स को एक्सप्लेन करते हैं, हम वही तुम्हें एक्सप्लेन करने के साथ साथ यहाँ पर आंसर को लिखने का एक एक तरीका, एक एक पैटर्न भी बता देते हैं कि आंसर को एक्चुअली कॉपी में तुम्हें एग्जाम में आपकी फेयर कॉपी में तुम्हें लिखना कैसे है। क्योंकि तुम क्लास 9th में हो, टीचर तुमसे अभी कॉपी भी मांगती होगी है ना, तो कॉपी में प्रॉपर स्टेटमेंट्स के साथ आंसर को लिखना कैसे है, वो लिखने का तरीका भी तुम्हें यहाँ पे हम साथ साथ बताते चलते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, तो आप बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। या और मैं इससे पहले ये बता दूं, इससे पहले का पूरा कंटेंट जो है आ चुका है, अवेलेबल करवा दिया गया है इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें मैंने इस चैप्टर को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। उसके साथ साथ यहाँ पे सारी एक्सरसाइजेस 2.1 से लेकर 6 तक सब कुछ आ चुकी है। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस का ये वीडियो आ रहा है, इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 2 हो चुका है यहाँ पर फिनिश तुम्हारा। इसके बाद आ जाएगी यहाँ पर एक रिवीजन वीडियो तुम्हारी, जिसमें मैं 20 से 25 मिनट में तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर को अच्छे से डिटेल में फिनिश करवा दूंगा। एक रिवाइज जो है हो जाएगा तुम्हारा, और तुम हो जाओगे 20 से 25 मिनट को जैसे एग्जाम रेडी। ठीक है, अब बिना तुम्हारे कॉन्सेप्ट को यूज किए और तुम्हारा टाइम वेस्ट किए चलो आ जाओ शुरू करते हैं। तो बच्चा पार्टी देखो, यहाँ पर ये रहा तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस वीडियो का होने वाला है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, तुमने ये क्वेश्चन पहले किया होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन कैसा किया होगा तुमने 2.4 या 2.5 समथिंग में क्वेश्चन किया होगा, जिसमें तुम्हें डिग्री सेल्सियस से लेकर डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में कंपैरिजन दिया था। अब यहाँ तुमको कवर करना है केल्विन से लेकर के डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल ही है, ज्यादा टफ होने नहीं वाला। पर एक चीज और बता दूं, यहाँ पर तुम्हें करने हैं सारे के सारे यहाँ पर स्टार मार्क क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? स्टार मार्क क्वेश्चन। तुम्हें हर क्वेश्चन यहाँ पे स्टार दिखेगा। अब स्टार का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि स्टार मतलब एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने इसके लिए भी रील बनाई थी, अगर देखो यार उस रील को भी देखो, क्योंकि तुम्हारे लिए ऐसा बहुत सारा एजुकेशन कंटेंट बना रखा हुआ है यार, तुम लोग देखते नहीं हो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे स्टार मार्क का मतलब है कि ये सारे क्वेश्चन जो है थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो तुम्हारा लॉजिक टेस्ट करते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे। डिफिकल्ट नहीं होंगे, बस लैंग्वेज हिसाब से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होंगे, और तुम्हारी एबिलिटी को टेस्ट करेंगे क्वेश्चन। एग्जाम में उतने नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हें पता होगा कि एग्जाम में 50% कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो इंक्लूड किया जा रहा है। तो कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में लॉजिकली एबिलिटी की क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं, तो उन क्वेश्चन के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन तो आ सकते हैं है ना, इसी तुम्हें तैयार रहना है, इसलिए क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आप बिना किसी देरी के यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ोगे है क्या। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है ऑफ अ लिक्विड इन केल्विन और साथ में साथ डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। ठीक है, एक लिक्विड का टेम्परेचर दिया हुआ है क्योंकि डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों में है। ठीक है, यहाँ पर केल्विन को उन्होंने ले लिया है एक्स का ले लिया है, केल्विन को उन्होंने एक्स ले लिया है, और डिग्री फ़ारेनहाइट को उन्होंने ले लिया है यहाँ पर वाई। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन भी इन लोगों ने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है। ठीक है, वो क्या होने वाला है, y इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। ठीक है, अब ये रिलेशन एक्चुअली में ये कोई मैथमेटिकल रिलेशन तो है ही है, बट ये एक्चुअली फॉर्मूला है जिससे हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट से केल्विन के लिए। ठीक है, चलो आ जाओ, अब यहाँ पर हम सबसे पहले लेट लिख लेते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम तुम्हें बताते हैं लिखने का तरीका भी एग्जाम में कैसा होना चाहिए, उसके हिसाब से तुम्हें आंसर्स बताते हैं। चलो देखते चलो, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले वैल्यूज को लेट कर लेंगे। लेट यहाँ पर तुम्हारा जो केल्विन होने वाला है, केल्विन बी एक्स ले लेते हैं, और साथ ही साथ ऑल्सो यहाँ पर तुम्हारा जो डिग्री फ़ारेनहाइट होने वाला है उसको हम यहाँ पर वाई ले लेते हैं। ठीक है, इतना तुमने यहाँ पर ले लिया इस चीज को। चलो, आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एंड देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा जो गिवन रिलेशन है यहाँ पर क्या है, गिवन यहाँ पर हमें हमारा रिलेशन है, इस रिलेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। वो क्या होने वाला है, वो हमारा होने वाला है y इज इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273 प्लस तुम्हारा 32। ठीक है, अब क्योंकि ये तुम्हारा रिलेशन इंपॉर्टेंट है, तो यार इसे बॉक्स में बंद कर लेना। एक अच्छी कॉपी में जितना अच्छा दिखता है उतने ही अच्छे तुम्हें यहाँ पर मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें रिलेशन मिल चुका है। अब तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है। यहाँ क्वेश्चन का जो पार्ट 1 है, तुम पार्ट 1 इसका देख लो। यहाँ पर तुम्हें बोला गया है क्या क्या गिवन है, यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट
इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन। क्या बोला है उन्होंने? 313 केल्विन अगर यहाँ पर तुम्हें दिया हो, तो यहाँ पर हमें गिवन क्या हो गई है वैल्यू, हमें यहाँ पर गिवन हो गई है कि केल्विन इज इक्वल्स टू 313 केल्विन है ना। यानी कि ये जो तुम्हारी किसकी वैल्यू है, ये तुम्हारी यहाँ पर वैल्यू होने वाली है एक्स की। तो बस बिना सोचे समझे यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दो। चलो तुम इस वैल्यू को पुट करोगे तो y इज इक्वल्स टू 9/5 और x की वैल्यू क्या होने वाली है 313 माइनस 273 प्लस यहाँ पर 32। अब इसको सॉल्व करने लगो बस यहाँ पर क्लियरली। 313 में से 273 माइनस करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पर तुम्हारे लिए, बचेगा यहाँ पर 40। कितना बचेगा 40। तो ये 9/5 इंटू में यहाँ हो गया 40 प्लस 32। अब क्योंकि ये पहले मल्टीप्लाई में, तो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास पहले तुम इसे सॉल्व करोगे, यानी कि इसको तुम काटोगे तुम्हारे पास आंसर आएगा 8 और 9 8 कितना होता है, 9 8 होता है 72। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर 72 आ गया प्लस यहाँ पर तुम्हारे पास 32 है ना। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तुम्हारा यहाँ पर आंसर हो गया। इसी वे में तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को भी निकालना है। चलो अब वो भी देख लेते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। ये देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पर तुम लोगों के लिए नेक्स्ट पेज आ गया। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए y की वैल्यू लिख दी है, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी पार्ट 2 में यहाँ पर तुम्हें डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू गिवन दी हुई है और तुम्हें केल्विन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी y गिवन है और x फाइंड करना है। यहाँ लिख लिया है तुम लोगों का रिलेशन। यहाँ पर रिलेशन क्या होने वाला है, अब रिलेशन सॉल्व करने के लिए अगेन यहाँ पर जो है फॉर्मूला में सिर्फ y की वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू क्या पुट करते हैं हम यहाँ पुट करते हैं 158 इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। अब सबसे पहले यहाँ पर 32 को वहां भेज दो, वहां भेज दोगे तो ये हो जाएगा 158 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 और यहाँ पर x माइनस 273। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 126 इज इक्वल्स टू 9/5 और x माइनस 273। अब बस यहाँ 9/5 को वहां भेज दो। 9/5 यहाँ मल्टीप्लाई में था, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर डिवाइड में लिखेंगे हम यहाँ पर तो ये डिवाइड 9.5 होगा, लेकिन डिवाइड में इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तुम लोगों की, तो उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई में करने के लिए वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। क्योंकि देखो 5 डिवाइड में है तो डिवाइड से इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है 126 इंटू यहाँ पर तुम्हारे लिए 5/9 हो जाएगा इज इक्वल्स टू यहाँ पर x माइनस 273। अब यहाँ पर तुम इसको 9 से डिवाइड करो तो 9 से कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा तुम्हारा 14 टाइम्स में। ठीक है, 14 टाइम्स हो गया और 14 5 से कितना होता है, 14 5 से होता है यहाँ पर 70। 70 इज इक्वल्स टू यहाँ पर तुम्हारे लिए हो गया x माइनस 273। अब जब ये माइनस 273 है वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया तो ये हो गया तुम्हारा 273 प्लस 70 इज इक्वल टू तुम्हारे x की वैल्यू। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ तुम्हारे लिए हो जाएगी क्लियरली 343 केल्विन। कितनी हो गई 343 केल्विन वैल्यू हो गई तुम्हारे लिए, और ये तुम्हारा आंसर भी है। ठीक है, इसी वे में तुम लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है खत्म। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और समझ में आ रहा है ना तो बेटा लाइक करके जाना और बाकी के क्वेश्चंस को भी फॉलो करो। चलो आ जाओ, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चे पार्टी देखो, यहाँ से तुम लोगों का शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 में तुम लोगों को यहाँ पर देखो वर्क डन दिया हुआ है ना। वर्क डन यानी कि तुम्हें फिजिक्स के क्वेश्चंस को मैथमेटिकल सॉल्यूशंस कैलकुलेशंस के साथ सॉल्व करना है, उनमें ग्राफ बनाना है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स को यहाँ पर कंबाइन कर दिया गया है तुम लोगों के लिए, है ना। चीजों को और थोड़ा सा ट्रिकी बनाया गया है ना। चलो आ जाओ यहाँ पर, अब देखते चलो। तो यहाँ पर वर्क डन दिया गया है जहाँ पर फोर्स जो है कांस्टेंट है, यानी फोर्स फिक्स है, फोर्स कोई वेरिएबल नहीं है। फोर्स यहाँ पर नंबर होने वाला है बिना किसी वेरिएबल के। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर हमें ये भी बताया कि जो वर्क डन होता है वो प्रोडक्ट होता है किस चीज का, कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल का। यानी कि जो तुम्हारा फोर्स है वो कांस्टेंट रहेगा और साथ बाई साथ उसका डिस्टेंस जो है वो भी उन दोनों का प्रोडक्ट होने वाला है तुम्हारा वर्क डन। ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पर हम साथ बाई साथ तुम्हारा जो भी गिवन चीजें होने वाली हैं उन्हें लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, चलो देखते चलो यहाँ पर। जैसे यहाँ पर गिवन हम लिखते चलते हैं क्या, कि जो हमारा वर्क डन होने वाला है, हमारा वर्क डन होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट होने वाला है, इसलिए इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा और क्या लिखना है हमको यहाँ पर, और हमें यहाँ पर लिखना है कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वर्क डन एंड डिस्टेंस d। ठीक है, एंड द ग्राफ इज टेकिंग बाय कांस्टेंट फोर्स 3। अब यहाँ पर हमको एक चीज मिली कि हम लोग यहाँ चीजों को लेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसको लेट करते हैं तो लेट यहाँ पर हो जाता है क्या, वर्क डन। अगर हम वर्क डन को लेट करेंगे तो क्या करेंगे, बी डब्ल्यू, हमने वर्क डन को लिया डब्ल्यू की तरह। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर हमने डिस्टेंस को भी लेट किया है। ठीक है, डिस्टेंस को भी लेट किया है तो डिस्टेंस को क्या करेंगे, डिस्टेंस को हम लिखेंगे डी। ठीक है ना। एंड यहाँ पर हमें कांस्टेंट फोर्स भी दिया गया है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होने वाली है, फोर्स इज इक्वल टू होने वाला है 3 यूनिट्स के। कितने के, 3 यूनिट्स के।
अब यहाँ पर तुम लोगों को सारी चीजें मिल चुकी हैं। अब इसके हिसाब से तुम्हें क्या करना है, 2 यूनिट्स अगर डिस्टेंस है तो उसके लिए तुम लोगों को यहाँ पर जो है वर्क डन कितना होगा 2 यूनिट्स डिस्टेंस के लिए वो बताना है। साथ ही साथ तुम्हें ग्राफ बना के अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है। ठीक है, चलो अब देखते चलो। अगर मैं मेरे पास फॉर्मूला ये दिया हुआ है वर्क डन इज इक्वल्स टू जो है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो अगर इस चीज में मैं जो है डब्ल्यू और डी को और फोर्स की वैल्यू 3 इनको अगर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, अब वो भी यहाँ पर देखते चलो। ठीक है, अगर मेरे पास चीजें ये हैं तो मैं फॉर्मूला क्या बनेगा, W इज इक्वल्स टू 3 × D, यानी कि W इज इक्वल्स टू 3D, ये मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, आया समझ में? आई होप अब तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हम इसको यहाँ क्या करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब जब ये सब चीजें बची हुई हैं, ये सब चीजें हो चुकी हैं यहाँ पर, अब बस तुमको यहाँ पर तुम्हें यही बताना है कि बेटा जी 2 यूनिट्स डिस्टेंस के लिए कितनी वैल्यू होने वाली है, दैट्स इट। तो अगर मैं यहाँ पर इफ मैं d इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स लेता हूँ, देन तुम्हारे पास में क्या वैल्यूज आ जाती हैं, देन w इज इक्वल्स टू 3 × 2 विच इज इक्वल्स टू w इज इक्वल्स टू 6 यूनिट्स। ठीक है, यानी तुम्हारे पास यहाँ पर वर्क डन कितना आ जाएगा, 6 यूनिट्स आ जाएगा, यही तुम्हारा आंसर है। अब तुम्हें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है बाय टेकिंग द वैल्यूज और ग्राफ बनाकर। ठीक है, चलो इसको तुम प्लॉट कैसे करोगे, तो मैंने ग्राफ प्लॉट करना बहुत बार सिखा चुका हूँ, इस यहाँ भी देख लो। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। हाँ तो बच्चों पार्टी देखो, यहाँ पर तुम लोगों के लिए मैंने टेबल और तुम लोगों के लिए ग्राफ दोनों चीजें यहाँ पर फॉर्म कर ली हैं। ग्राफ कैसे फॉर्म करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट वो सब होते हैं जिसको हम एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स कॉमा वाई क्या है, यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यू और यहाँ पर वाई एक्सिस की वैल्यू, ऐसे ही करके हम कोऑर्डिनेट्स को फॉर्म कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट फॉर्म करते हैं लीनियर इक्वेशन से, और लीनियर इक्वेशन से कैसे करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को अज्यूम कर लो। ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल को अज्यूम कर लो और उसकी वैल्यू इक्वेशन में पुट करो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। यही चीजें होती हैं, वापस से इसे करते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है W इज इक्वल टू 3 × D। ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब मैं इसमें मेरे पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है मेरे पास W, एक वेरिएबल है मेरे पास D। इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू रखूंगा, दूसरे की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर D की वैल्यू रखते हुए चलता हूँ ताकि W की वैल्यू अपने आप आ जाए। एक केस में मैं D की वैल्यू रखता हूँ 0। अगर मैं D की वैल्यू 0 रख दूंगा तो यहाँ पर मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, W इज इक्वल टू 3 × 0 कितना हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा। तो D की वैल्यू अगर 0 होगी तो W की भी 0 हो जाएगी। अगर मैं D की वैल्यू यहाँ पर 1 रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर D की वैल्यू को अगर मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 3 × 1 विच इज अकॉर्डिंगली 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर W की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर मैं D की वैल्यू यहाँ पर 2 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ D की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 3 × 2 विच इज 6 हो जाएगा। और इसी को मुझे वेरीफाई भी करना था, याद है ना तुम लोगों को, कि तुम लोगों को इसको इसी को वेरीफाई करना है कि 2 यूनिट्स डिस्टेंस पर कितना वर्क डन होगा। तो 6 यूनिट्स तुम्हारा आंसर आया था, यहाँ पर भी 6 आया है। इसको ग्राफ में अगर तुमने प्लॉट कर दिया तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ अब इसको ग्राफ में हम प्लॉट करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे अपने कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं और उसके लिए हम यहाँ पर अपने रफ वर्क को हटा देते हैं। ठीक है, तो रफ वर्क यहाँ पे हट चुका है और यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं। ठीक है, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ग्राफ क्या होने वाले हैं, वो होने वाले हैं यहाँ पर 0, 0, इसी के साथ में 1, 3 और इसी के साथ 2, 6। ये तुम्हारे यहाँ कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं। अब बस इन्हें प्लॉट कर दोगे। चलो आओ देखो प्लॉट कैसे करना है। सबसे पहले 0, 0 तुम्हारा ओरिजिन में आएगा, उसके बाद तुम 1, 3 तुम्हारा यहाँ पर आएगा और फिर 2, 6 आपका कुछ यहाँ पर आएगा। इस तरह से आपने ग्राफ फॉर्म कर लिया। अब ग्राफ फॉर्म करने के लिए आप उसमें ग्राफ की लाइन बनाओगे। ग्राफ की लाइन आपको बिल्कुल विद द हेल्प ऑफ स्केल बनानी है, और स्केल में बनाने के लिए बिल्कुल लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। ये याद रखना है कि सारे के सारे पॉइंट से ग्राफ की लाइन ओवरलैप करनी चाहिए। अगर एक भी पॉइंट से ओवरलैप नहीं करेगी तो इट मीन्स आपका जो ग्राफ है वो खत्म है, वो खराब है और आंसर रॉन्ग है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे तुम लोग देख सकते हो मैंने यहाँ ग्राफ, मैंने स्केल की हेल्प से यहाँ पर कितना बढ़िया एक स्ट्रेट लाइन बनाई है और मेरी स्ट्रेट लाइन जो है तीनों के तीनों पॉइंट से होकर के गुजर रही है। इसका मतलब है कि मेरी ग्राफ की वैल्यू बिल्कुल सही आने वाली है और मेरा आंसर यहाँ पर करेक्ट है। और इसी तरह से तुम्हें तुम्हारा आंसर भी करना है। ठीक है, अच्छा अब इसका वेरिफिकेशन हमसे मांगा था बाय प्लॉटिंग द ग्राफ, तो हमने वेरिफिकेशन दे दिया है। इसका सबूत क्या है कि मेरा ग्राफ सही है और मेरा जो आंसर निकला था वो सही और मैच कर रहे हैं। उसका स्टेटमेंट यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, कि जो हमने वेरिफिकेशन किया था, so our answer for 2 units distance which is 6 units work done
is correct because the straight line passes over the coordinates, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर से पास कर रही है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कौन सा वाला, विच इज 2,6, क्योंकि 2,6 में तो डिस्टेंस 2 लिया है और साथ में वर्क डन मैंने यहाँ पर क्या लिया, 6 लिया है, ठीक है, तो ये 2,6, ये मेरा वेरिफिकेशन भी हो गया। इसी वे में तुम लोगों को यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। अब चलो देखते हैं तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। हाँ तो बच्चा पार्टी देखो, ये रहा तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन नंबर 10 को तुम लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पर तुम लोगों को 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, है ना, तो 3 उसके सब पार्ट्स हैं। तुमसे यहाँ पूछा गया है कि इसका पॉलिनोमियल क्या होने वाला है, तो क्योंकि तुम्हें px एक पॉलिनोमियल है जो गिवन नहीं है, लेकिन ये पूछा गया है कि उसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे, विच इज 1,5 एंड 3,11, तो उसी का तुम लोगों को यहाँ पे पॉलिनोमियल भी फाइंड करना है और साथ बाई साथ तुम्हें ये भी बताना है कि उसे किस एक्सिस पर कहाँ पर कट करता है, एक्स एक्सिस में कहाँ कट करेगा, वाई एक्सिस में कहाँ कट करेगा, और साथ ही साथ उसका तुम्हें ग्राफ भी बनाकर दिखाना है, ठीक है। तो वही टिपिकल कोऑर्डिनेट्स वाला क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस में वही है, अगेन सब चीजें। चलो तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के पहले यहाँ पर आप लिख लोगे चीजों को गिवन, गिवन क्या क्या होने वाला है तुम्हारे पास में, तो गिवन करने के लिए तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे कि जो तुम्हारे पास पी एक्स है वो अभी तक तुम्हारे पास यहाँ पर अननोन है, जिसको मे भी तुम लोग जो है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में ले सकते हो, लेकिन अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पर होता है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है, ये इसका एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पर होता है, ठीक है, डन है। अच्छा ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो होता है, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, आपको कोऑर्डिनेट्स यहाँ दिए हुए हैं विच इज 1,5 एंड 3,11, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर तुम्हें पता है ना कि कोऑर्डिनेट्स हमेशा x, y के फॉर्म में लिखे होते हैं, तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, यानी तुम्हें यहाँ पर इस इक्वेशन में जो वैल्यूज दिख रही हैं ये सब इन्हीं में पुट करनी है, ठीक है। चलो यहाँ कंडीशन नंबर 1 देखो कि फॉर कोऑर्डिनेट, अगर मैं कोऑर्डिनेट लेकर चलूं कौन सा वाला, 1,5 वाला कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर 1 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, और 5 किसकी वैल्यू है, 5 यहाँ पर y की वैल्यू है। तो चलो अब इसको पुट कर दो तुम्हारी इक्वेशन में, x की वैल्यू और y की वैल्यू, अगर तुम इसे पुट कर दोगे तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी a इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी कि तुम्हारे पास आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अगर सेम कंडीशन में यहाँ पर फॉर कोऑर्डिनेट्स, अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं हम किसके लिए, तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स 3,11 के लिए, ठीक है, यहाँ पर 3,11 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर a की वैल्यू के साथ यहाँ 3 आ जाएगा प्लस b आ जाएगा इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, यानी कि 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब बस तुमको यहाँ क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 से, चलो 2 लिख लो पहले, 3a प्लस बी इज इक्वल्स टू 11, साथ में a प्लस बी इज इक्वल्स टू यहाँ पर 5, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रहेगा, ये सारी सब्ट्रैक्शन वैल्यूज हो गई, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3a में से a के हटाओगे तो बचेगा तुम्हारे पास 2a विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 11 में से 5 माइनस करोगे तो 6 बचेगा, ठीक है। सो यहाँ पर तुम्हारे पास में 2a इज इक्वल्स टू 6 है, इसलिए a इज इक्वल्स टू कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। a की वैल्यू क्या मिल गई तुम्हें, a की वैल्यू 3 मिल गई, इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दोगे तो तुम्हें a की वैल्यू मिल गई 3। अब किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दो तुम्हें b की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। चलो यहीं पर कर लेते हैं, इस चीज को सॉल्व भी कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है। देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, इफ मैं इन इक्वेशन नंबर 1 में लेकर के चलता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर तुम्हारे पास 5 थी, a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और b की वैल्यू अभी अननोन है, तो b इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि b की वैल्यू यहाँ पर तुम्हारे पास में आ गई 2, ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू तुम्हारे पास 2 आ गई, ठीक है। अब तुमको बस क्या करना है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है, और पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर होता है यही, ठीक है। तो बस यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल्स टू, ए की जगह पे रख दोगे तो ए की वैल्यू विच इज 3, एक्स की जगह पे आ जाएगा एक्स, और बी की जगह पे आ जाएगी बी की वैल्यू, ये रहा तुम्हारा पॉलिनोमियल जो तुम्हारा आंसर है, ठीक है, पार्ट 1 का आंसर। कितना सिंपल था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स की वजह से तुमने कितनी आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर लिया, कोऑर्डिनेट्स
1 से तुमने ये इक्वेशन बनाई, कोऑर्डिनेट्स नंबर 2 से तुमने ये इक्वेशन बनाई, दोनों को माइनस कर दिया, तुम्हारे पास ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू तुमने एक इक्वेशन में पुट करी, तो बी की वैल्यू आ गई, और बी की वैल्यू आ गई तो तुमने इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डाल दिया, खत्म। इतना ही सिंपल, इतना ही आसान था चीजें, ठीक है। चलो अब इसका पार्ट 2 देख लो कि पार्ट 2 क्या कहता है। पार्ट 2 में तुमसे बोला गया है कि उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, वो किस एक्सिस पर कट करता है। ये भी उतना ही सिंपल है, क्योंकि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में तुम्हें बता चुका हूं कि अगर तुम्हें पता करना है कि वो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में कहां कट करता है, तो y की वैल्यू 0 रख दो, और अगर y एक्सिस का पता करना है तो x की वैल्यू 0 रख दो, ठीक है। अक्षय कुमार का मीम देखा है ना वाला, ठीक है, वही सेम मीन तुम्हें यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। बस x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 रख दो, y के लिए तुम्हें x की वैल्यू 0 रख दो, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स, तुम्हारा पॉलिनोमियल क्या था, ठीक है। पॉलिनोमियल यहाँ पर देख लो कि तुम्हारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है। यहाँ पर पॉलिनोमियल के लिए तुम्हारा है यहाँ पर वो 3x+2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर y है, y था, y की वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, तो ये तुम्हारा y यहाँ पर आएगा नहीं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा यहाँ पर px तुम्हारा पॉलिनोमियल ही हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा पॉलिनोमियल हम यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अब तुम्हें इसका x इंटरसेप्टर और y इंटरसेप्टर मालूम करना है, ठीक है। तो इट्स एक्स इंटरसेप्टर, यानी कि वो x को कहाँ जाके कट करेगा, x इंटरसेप्टर क्या होने वाला है, x इंटरसेप्टर यहाँ पर वो होने वाला है कि तुम्हें यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखनी है, ठीक है। सो बाय टेकिंग y इज इक्वल्स टू 0, y कहाँ आएगा, चलो y इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर 3x+2 इज इक्वल्स टू y था, y की वैल्यू 0 रख दी अगर हमने, तो 3x+2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, यानी कि 3x इज इक्वल्स टू माइनस का 2, यानी x इज इक्वल्स टू -2/3, तो ये तुम्हारे पास हो गया, ठीक है। देयरफॉर इट कट्स द x एक्सिस एट 0, नहीं नॉट 0, -2/3, 0, ठीक है। इसी पर जाकर उसे कट करेगा। सेम कंडीशन में अगर आपको मैं बताऊं कि आपको यहाँ पर पता करना है कि वो y एक्सिस को कहाँ कट करता है, सो इट्स y इंटरसेप्टर, ठीक है। इसका y इंटरसेप्टर क्या होगा वो भी पता करेंगे, ठीक है। सो बाय टेकिंग अब y पता करना है, तो यहाँ पर तुम जो है x की वैल्यू रख लोगे 0, ठीक है। तो अब इक्वेशन क्या है, 3x+2 इज इक्वल्स टू y है, और x की वैल्यू 0 हो गई तो ये हो जाएगा 0+2 इज इक्वल्स टू y, ठीक है। यानी y इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 0 का 0, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास y की वैल्यू 0 हो गई, तो देयरफॉर क्या होगा, इट कट्स द y एक्सिस एट यहाँ पर 0,2, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ गया पार्ट 2 का, ठीक है। इसी वे में तुमको ये वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। अब देखो यहाँ पर पार्ट 3 का क्या होने वाला है। हाँ तो बच्चा पार्टी देखो, ये रहा तुम लोगों का यहाँ पर पार्ट 3 के लिए मैंने यहाँ पर ग्राफ और टेबल दोनों ही चीजें फॉर्म कर ली हुई है, ठीक है। अब तुम्हें सिर्फ यहाँ पर रफ वर्क करना है और वैल्यूज को निकालना है, ठीक है। अब है ना, उसके लिए देखो भी मैंने यहाँ पर जो है वैल्यूज को भी तुम लोगों के लिए ऑलरेडी निकाल दिया है, ठीक है। यहाँ क्या करना है वैल्यूज को निकालने के लिए, तुम लोगों को पता है यार वैल्यूज निकालना कितना सिंपल होता है। यहाँ तुम लोगों को इक्वेशन हमने दी हुई है, इक्वेशन हमने पहले ही बना ली थी, एक्स की वैल्यू रखोगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू रखोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू मैंने रखी थी तो मेरे पास वाई की वैल्यू आई थी, मैं एक्स मैंने 0 रखा तो मेरे पास वाई 2 आ गया। अगर मैं एक्स 1 रखूंगा तो मेरे पास वाई 5 आ जाएगा, और एक्स अगर मैं 2 रखूंगा तो मेरे पास वाई 8 आ जाएगा। इस तरह से मैंने इसकी वैल्यूज निकाली है, तुम भी बहुत आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। मैं तुम लोग यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ, ग्राफ को मैंने प्लॉट कैसे किया था, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी, यानी कि कुछ बनेगा यहाँ पर। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 5 होगी, यानी कि बनेगा कुछ यहाँ पर। और अगर x की वैल्यू यहाँ पर जो है 2 रख दूंगा तो इसकी वैल्यू y की वैल्यू जाएगी 8, यानी बनेगा कुछ यहाँ पर, ठीक है। अब इसके लिए मैं स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने के लिए हम यूज कर लेते हैं हमारी स्केल को, ठीक है। आप लोग भी स्केल के साथ ही फॉर्म करना है इसको। ये देखिए इस तरह से जो है आपको ग्राफ फॉर्म कर लेना है। यहाँ पर हमने लाइन फॉर्म किया और हमारी लाइन जो है तीनों के तीनों पॉइंट से ओवरलैप कर रही है ना, तीनों ही के तीनों पॉइंट से वो ओवरलैप कर रही है। चलिए अब हम इसको यहाँ पर एरोज बना देते हैं और ये हमारा ग्राफ यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब चलो देखो यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ तो मेरी बच्चा पार्टी देखो यहाँ पर ये रहा तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 को तुम लोगों को कैसे सॉल्व करना है उससे भी देख लो, ठीक है। आ जाओ, चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को तुमने सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं ना, यहाँ पर तुम लोगों को दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। क्या क्या दिए हुए हैं यहाँ पर गिवन में तुम लोगों को,
चलो देखते चलो, यहाँ पर जो तुम्हें पी एक्स दिया हुआ है वो तुम्हें दिया गया है ए एक्स प्लस बी, और तुम्हें जो क्यू एक्स दिया गया है वो तुम्हें दिया गया है सी एक्स प्लस डी। ये तुम्हें दो इक्वेशंस यहाँ पर ऑलरेडी गिवन दी हुई हैं, साथ ही साथ कुछ यहाँ पर तुम्हें पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग तुम्हें इस सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आ जाओ अब इसको देखते चलो और सॉल्व करते चलो। अगर तुम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ले लोगे, क्या ले लोगे यहाँ पर, विच इज क्या, P0 इज इक्वल्स टू 5। अब तुमको पता है कि P अगर x है, अगर यहाँ पर x हम वेरिएबल की जगह x रखते हैं तो वहां पर कुछ ऐसा बनेगा ax प्लस बी। ठीक है, अगर x की जगह पर तुम 0 रख दोगे तो वो 5 के बराबर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि तुमको यहाँ पर ये चीज पता है कि p x क्या है, ax प्लस बी है, और अगर x की जगह पर तुम यहाँ पर रख दोगे 0 तो क्या हो जाएगा, a इंटू 0 प्लस बी, विच इज P0 इज इक्वल, तुमको 0 प्लस बी लेकर के आ जाता है ना, क्या लेकर के आ जाता है, ये b की तरफ लेकर के आ जाता है, विच इज तुम लोगों को यहाँ पर p अकॉर्डिंग टू कितना मिल जाता है, b मिल जाता है। ये इक्वेशन तुम लोगों को 1 दिया हुआ था, ये इक्वेशन हमने बना ली। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को तुम यहाँ पर मैच करोगे, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को तुम यहाँ मैच करोगे, p की वैल्यू क्या, p0 की वैल्यू कितनी थी, तुम देखो 5 थी, ठीक ही नहीं थी, यानी कि 5 रखोगे विच इज इक्वल टू b, यानी कि तुम्हारी b की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, है ना, b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 5 है। इस तरह से तुम लोगों को यहाँ पर b की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ऐसे ही बाकी सारी वैल्यूज को भी फाइंड करना है, थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है लेकिन मजा आएगा सॉल्व करने में, इस चीज की पूरी गारंटी है। ठीक है, चलो अब देखते चलो आगे। अब आगे और क्या पॉइंट दिया हुआ है, आगे तुम लोगों को पॉइंट यहाँ दिया हुआ है कि पॉलिनॉमियल को अगर हम पी एक्स और क्यू एक्स को माइनस करते हैं तो वो यहाँ पर से कट करता है, 3,0 पर कट करता है। ठीक है, ठीक है, अब ए वाला से थर्ड पॉइंट देख लो, द सम ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स इज 6x प्लस 4। ये वाला पॉइंट ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। अब एक काम करते हैं, सेकंड को अभी थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं, थर्ड से ही सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो देखो, अगर तुम यहाँ पर थर्ड पॉइंट ले लेते हो, विच इज यहाँ पर तुम लोग को कहा गया है सम ऑफ, यानी प्लस है ना, तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना बोला गया है, 6x प्लस 4 बोला गया है, और तुमको मैंने जस्ट यहाँ पर पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू बता दी थी, तो भाई वहां पर पुट करो, किसके लिए बैठे हो। ठीक है, बस यहाँ पर इसको वैल्यूज को पुट करो, ए एक्स प्लस बी, ये एक चीज हो गई, साथ ही साथ उसका सम है यहाँ पर, यानी सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये आ गई, विच इज इक्वल टू किसके, 6x प्लस 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, पेज में काफी जगह है यहाँ पर, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं कुछ इस तरह से, आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये वाला सेगमेंट जो है हम यहाँ पर आगे ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो, अब यहाँ पर ए एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी आ गया, यानी कि यहाँ पर ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस तुम लोगों का यहाँ पर b प्लस डी इज इक्वल टू है किसके, 6x प्लस 4 के, है ना, सेम यही चीज है। अच्छा, क्या तुम इसे ऐसे लिख सकते हो, a प्लस सी एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, ये तुम्हारा यहाँ पर d आ गया प्लस में, और b की वैल्यू थी 5, तो कुछ इसी बराबर से हो जाएगा तुम लोगों के पास वैल्यू। अब 5 को तुम वहां भेज दो, 5 को तुम वहां भेज दोगे तो a प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 6x। अब क्योंकि 5 प्लस में यहाँ वहां जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 5 प्लस का 4, प्लस माइनस माइनस, यानी -5 में से 4 को हम हटा देंगे, हमारे पास बचेगा यहाँ पर माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक वेरिएबल की वैल्यू a प्लस सी जो कि 6 के बराबर है, और d की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अगर तुम इसको देखो, ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर एक चीज को अगर तुम गौर करोगे तो a प्लस सी किसके बराबर आ गया, 6 के। ठीक है, इसी के साथ ऑल्सो में यहाँ पर तुम्हारा d किसके बराबर आ गया, -1 के। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर d की वैल्यू भी मिल गई और यहाँ तुम्हें b की वैल्यू भी मिल गई, है ना, और साथ ही तुम्हें यहाँ पर एक इक्वेशन भी मिल गई। इक्वेशन क्या यहाँ मिल गई कि a प्लस सी इज इक्वल टू 6 है, ये तुम्हें यहाँ पर एक इक्वेशन भी मिल चुकी है ना, विच इज यहाँ इक्वेशन नंबर, इसको हम 3 मान लेते हैं। ठीक है, ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। अच्छा, अब वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में तुम लोगों ने एक चीज देखी होगी, एक चीज को गौर किया होगा, क्या कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर तुम यहाँ पर पी एक्स और माइनस करते हो क्यू एक्स को, तुम्हारे पास वैल्यू वो कहाँ कट करती है, 3,0 पर कट करती है। कहाँ पर, 3,0 पर कट, वो कोऑर्डिनेट में कट करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि हम, तुम्हें पता है हम इसको, हमें कोऑर्डिनेट्स को हमेशा x, y के फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर जो होने वाला है x इज इक्वल टू 3 होने वाला है, और यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 होने वाला है। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0 होने वाला है, यानी कि तुम यहाँ पर इजीली वैल्यूज को पुट करो और फॉर्म करो और अपने आंसर्स को निकालो, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाली है, तुम्हारी वैल्यूज p x की जगह तुम्हें रखनी है 3, यानी कि p x की जगह तुम रख दिया 3, माइनस किया, और q की जगह रखा तुमने 3, और यहाँ y की जगह पे क्या आ जाएगा, y की जगह पे आ जाएगा 0। ठीक है, विच इज यहाँ पर 0। अब यहाँ पर तुम बस वैल्यूज को पुट करो, विच इज a 3
प्लस का तुम्हारे पास आ जाएगा बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू थी 5। अच्छा अब तुम्हें इसको करना है माइनस, क्यू की वैल्यू क्या है, सी की जगह है 3 और 3 की जगह है यहाँ पर प्लस में डी, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3a प्लस 5 यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा C3 और माइनस का d, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। इस तरह से यहाँ पर वैल्यूज तुम्हारी जो होंगी फॉर्म हो जाएंगी। अच्छा d क्या है, d की वैल्यू अकॉर्डिंग टू खुद ही -1 है और ये d भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 3a प्लस 5 माइनस का 3c और प्लस का तुम्हारे पास यहाँ 1 आ जाएगा। 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 को तुम उस तरफ भेज दोगे तो पॉजिटिव का 6 यहाँ पर नेगेटिव का 6 हो जाएगा, यानी कि 3a माइनस 3c इज इक्वल्स टू यहाँ पर नेगेटिव का 6 आ जाएगा। कॉमन यहाँ पर 3 ले लोगे तो a माइनस सी आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू माइनस का 6 है, यानी a माइनस सी इज इक्वल्स टू -6 अपॉन 3, विच इज यहाँ तुम इक्वल हो जाएगा माइनस के 2 के। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम रख लेते हैं तुम्हारी इक्वेशन नंबर 4, है ना, इक्वेशन नंबर 4 इसे रख लेते हैं। क्यों इसको हमने क्यों इक्वेशन नंबर 4 रखा बच्चा बाल्टी, क्योंकि तुम खुद देखो यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर वैल्यू मिली थी विच इज a प्लस सी किसके बराबर है, 6 के बराबर है, लेकिन a माइनस सी यहाँ पर -2 के बराबर है। अब तुम सिर्फ इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लोगे और तुम्हें a और c की वैल्यू भी मिल जाएगी। चलो आओ देखो वो करते हैं नेक्स्ट। हाँ तो देखो यहाँ पर तुम्हें बस यहाँ पर क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे कि बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, मैं 3 और 4 को सिर्फ यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ, विच इज a प्लस सी इज इक्वल्स टू 6 और a माइनस सी इज इक्वल्स टू माइनस का 2। इसको मुझे ऐड करना है तो ये हो जाएगा मेरे पास 2a और ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, प्लस सी माइनस सी आपस में 0 हो जाएंगी। ठीक है, और इसको क्योंकि ऐड करना है तो 6 में से मैं -2 को ऐड करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 4, यानी कि मेरे पास आ गया है 2a इज इक्वल्स टू 4, यानी कि a इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, यानी कि ये हो गया क्या 2। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी यहाँ पर। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 2 आ गई। इसका मतलब है कि अगर तुम किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें c की वैल्यू अपने आप यहाँ पर मिल जानी चाहिए, है ना, क्योंकि देखो अब यहाँ पर बाय इक्वेशन नंबर 3 में अगर मैं यहाँ पर a प्लस सी इज इक्वल टू 6 होता है और a की वैल्यू कितनी है 2 है और ये c है तो ये किसकी हो गई, इसकी हो गई, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा 4 बचेगा। c की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक लाइन खींच के पेज को यहीं डिवाइड कर लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यूज तुम्हारी कितनी आ जाएंगी। ठीक है, हेंस px, a की वैल्यू क्या निकाली थी आप लोगों ने, a की वैल्यू निकाली है यहाँ पर 2, यानी कि 2 आ गया, इसके साथ में x आ गया, b की वैल्यू कितनी निकाली थी 5 निकाली थी, तो ये बन गया तुम्हारा यहाँ पर px। ठीक है, अच्छा इसके साथ में तुमने qx भी निकाला है, qx तुमने कितना निकाला है cx प्लस d, c की वैल्यू क्या निकाली थी तुमने 4 निकाली है तो ये 4 आ गया, साथ में x आ गया, d की वैल्यू कितनी निकाली थी माइनस का 1, यानी कि तुम्हारा जो qx है वो कितना हो गया 4x माइनस का 1, ये तुम्हारा यहाँ पर qx हो गया। px और qx दोनों फाइंड कर दिए हैं, ये हो गया तुम्हारा यहाँ पर आंसर। ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है, ये सब चीजें बिल्कुल दिमाग में बैठ रही हैं तुम लोगों के। ठीक है, अब इसके साथ चलो देखो अब यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चा पार्टी देखो ये रहा तुम लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन नंबर 12 में तुमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा होने वाला है क्वेश्चन, सब पार्ट्स काफी ज्यादा है इसके बट सिंपल ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया कि उन्होंने ना मैच स्टिक्स ली है, ठीक है, कुछ मैच स्टिक्स ली है, माचिस की तीलियां ली है, उससे उन्होंने हेक्सागोन बनाया है। ठीक है, उससे उन्होंने हेक्सागोन यहाँ पर क्रिएट किया है। हेक्सागोन यानी कि 6 साइड्स होती हैं उसकी। ठीक है, तुम यहाँ पर देख सकते हो हेक्सागोन के लिए 1 2 3 4 5 6 मैच स्टिक से उन्होंने शेप बनाया है, लेकिन जैसे जैसे एक एक स्टेज इंक्रीज हो रहा है हर स्टेज में एक हेक्सागोन बढ़ रहा है। ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर 6 एक हेक्सागोन 6 मैच स्टिक्स का बनता है तो 2 यहाँ 12 के बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि तुम यहाँ देख सकते हो जब दूसरा हेक्सागोन बन रहा है तो पहले वाले के साथ में ऐड होकर के ही बन रहा है ना, तो यहाँ पर वो एक साइड उन दोनों के बीच में कॉमन हो रही है, एक साइड इन दोनों के बीच में यहाँ पर कॉमन हो रही है, यानी कि जो नया हेक्सागोन जुड़ता है वो यहाँ पर सिर्फ 5 स्टिक्स के साथ ही ऐड होता है ना, क्योंकि इसकी हो गई 6 साइड्स और यहाँ पर इसकी 1 2 3 4 5, इसकी सिर्फ 5 होती है, वो उसकी एक कॉमन साइड ले लेता है, यानी हर स्टेप में यहाँ पर 5 मैच स्टिक्स इंक्रीज हो रही है। इसी के साथ तुम लोगों को इसका क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन में तुम लोगों से क्या बोला गया है, क्वेश्चन में तुम लोगों से पूछा गया है कि बेटा आप लोगों को क्या करना है, अगले 2 नए पैटर्न्स को ड्रॉ करना है 2 नई स्टेजेस के लिए। ठीक है, कैसे यहाँ पर स्टेज नंबर 1 में 1 था, स्टेज नंबर 2 में 2 हो गए, स्टेज नंबर 3 में 3 हो गए, और आगे की 2 नई स्टेज यानी स्टेज नंबर 4 और स्टेज नंबर 5 तुमको यहाँ पर ड्रॉ करनी है और साथ ही बतानी है कि उनमें कितनी मैच स्टिक्स लगी, कितनी रिक्वायर बनी। तो देखो यहाँ पर चलो शेप्स बना लेते हैं। ठीक है, तो बच्चा पार्टी यहाँ पर हमने देखो शेप्स ड्रॉ कर लिए हैं। शेप्स कैसे, देखो यहाँ पर ये 4 हेक्सागोन है और ये 5 हेक्सागोन, हमने यहाँ पर दोनों स्टेजेस ड्रॉ कर ली। कितनी मैच स्टिक्स लगी वो भी चलिए देखो यहाँ पर हम बता देते हैं कैसे
फॉर्म करेंगे। पहले देखो यहाँ देख लो, यहाँ पर कुछ यहाँ पर 6 मैच स्टिक्स लगी थी, है ना, यहाँ पर कुछ तुम्हारे पास में 6 मैच स्टिक्स लगी थी, ठीक है, तुम लोग देखते चलो, यहाँ पर देखो तुम्हें 6 मैच स्टिक्स लगी थी, इसके बाद में यहाँ पर 6 और प्लस 5 यानी कि यहाँ पर तुम्हें लगी 11 मैच स्टिक्स। इसी के हिसाब से देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है और इसमें भी 5 लगी हैं, यानी 6 प्लस 10 हो गया, यानी कि टोटल 16 मैच स्टिक्स लगी। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में 16 मैच स्टिक्स लगी हैं, उसी बेसिस पर तुम यहाँ देखते चलो कि यहाँ पर देखो 6 मैच स्टिक्स, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, यानी कि टोटल 6 प्लस 15 मैच स्टिक्स लग रही हैं, ठीक है। 6 प्लस 15 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6 प्लस 15 मैच स्टिक्स यानी कि टोटल 21 मैच स्टिक्स लग रही हैं, ठीक है, 21 मैच स्टिक्स लग रही है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर सेम केस, यहाँ पर 6 मैच स्टिक्स, 5 5 5 5 5 यानी 6 प्लस 20 मैच स्टिक्स विच इज इक्वल्स टू यहाँ पर 21 मैच स्टिक्स यहाँ पर लग रही है, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन भी होता है पार्ट इसका कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर पार्ट नंबर 2 क्या होने वाला है। तो बेटा जी पार्ट नंबर 2 में यहाँ पर तुम लोगों के लिए जो है एक पूरा टेबल फॉर्म किया गया है। इस टेबल में तुम्हें बताना है कि हर पार्ट में यहाँ पर कितनी मैच स्टिक्स लगेंगी, ठीक है। तो चलो वो भी देखते चलो। पार्ट नंबर 1 में तुम्हारे पास 6 मैच स्टिक्स ही लग रही थी क्योंकि सिर्फ हेक्सागोन फॉर्म हो रहा था। पार्ट नंबर 2 में यहाँ पर 6 प्लस 5 यानी कि 11 मैच स्टिक्स लग रही थी। पार्ट नंबर 3 में यहाँ पर तुम लोगों के लिए कितनी मैच स्टिक्स लग रही थी, पार्ट नंबर 3 में तुम लोगों के लिए यहाँ पर 16 मैच स्टिक्स हो गई। पार्ट नंबर 4 में अगेन 21 हो गई एंड देन यहाँ पर तुम्हारे पास में फिर से 26 हो गई, ठीक है। अब इसका तो हमें पता कर नहीं सकते एन नंबर के लिए कितनी फॉर्म करोगे आप, ठीक है। तो चलो वो भी देख लो, एन नंबर के लिए तुम कितनी फॉर्म कर लोगे, कैसे फॉर्म कर लोगे। तो उसका फॉर्मूला मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसका फॉर्मूला होने वाला है 5n+1। क्या होने वाला है, 5n+1। अब ये मैंने निकाला कैसे, मुझे पता कैसे चला, ठीक है। तो वो देखो, वो मैं तुम्हें बताता हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में तुमसे बोला गया है कि फाइंड अ रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर द nth स्टेज। nth स्टेज में कितनी मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड होंगी, उसके लिए तुमने रूल क्या बनाया, कैसे बनाया, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे एक लीनियर पॉलिनोमियल, जो तुम्हें मैंने काफी जगह सिखा चुका हूँ, अभी फिर से दिखाता हूँ, देख लो, समझ लो, ठीक है, कैसे करते हैं फिर से देख लो, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में स्टेज नंबर 1 में कितनी मैच स्टिक्स थी, यू भी लाइक यहाँ पर हमारे पास 6 मैच स्टिक्स थी, ठीक है। अच्छा, उसमें हर बार मैच स्टिक्स ऐड हो रही हैं, तो फिर हमने यहाँ पर इसको ऐड कर लिया, प्लस का सिंबल बना लिया। अच्छा, कितनी ऐड कर रहे थे तुम वहां पर 5 मैच स्टिक्स ऐड कर रहे थे, तो तुमने यहाँ पर 5 भी लिख लिया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन 5 कितनी बार ऐड करनी पड़ती है, तो जितने स्टेप्स होते हैं, जितनी नंबर स्टेज होती है, उतनी ही ऐड करनी पड़ती है। यहाँ पर 1 होगा तो 1 एक बार 5 करोगे, 2 होगा तो 2 बार 5 करोगे, 2 बार 5 यानी कि 5 इंटू 2, तीन स्टेप्स होंगी तो यहाँ 5 इंटू 3 हो जाएगा, 4 स्टेप्स होंगी तो 5 इंटू 4 हो जाएगा, 5 होंगी तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। और n नंबर ऑफ स्टेज होंगी तो अगर n नंबर ऑफ स्टेज होंगी यहाँ पर, तो n नंबर ऑफ बार तुम्हें 5 को उसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर n, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जितनी स्टेप होंगी तुम उसमें उतनी बार 5 ऐड करोगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक इनिशियल फर्स्ट स्टेज में तुम ऑलरेडी यहाँ पर 6 ऐड कर चुके हो, है ना। फर्स्ट स्टेज में तुम ऑलरेडी 6 ऐड कर चुके थे, ठीक है। तो तुम्हें जितनी स्टेज है उतनी बार 5 ऐड नहीं करनी है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में तो ऑलरेडी हो चुकी है, यानी 5 कितनी बार ऐड करोगे, जितनी स्टेज है उससे एक कम बार, है ना, उससे एक कम बार, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में तो ऑलरेडी 6 आ गई थी, है ना। इसलिए तुम यहाँ क्या करोगे, 5 माइनस 1 कर दोगे, क्योंकि एक कम करनी है ना। और फिर उसका मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो बनेगी तुम्हारी ये इक्वेशन विच इज 6x प्लस 5n-1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, यानी 6x हो गया, 5 जो है ब्रैकेट में लगा हुआ है, तो 5 इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, n में भी और -1 में भी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम आ गया 5n माइनस का 5, 5 × 5 और 5 × n यानी 5n, ठीक है। अब तुम ये देखो, यहाँ पर 5n आ गया तुम्हारा, और प्लस का 6 है, माइनस का 5 है, यानी तुम्हारे पास बचेगा प्लस का 1। इस तरह से मैंने तुम्हें यहाँ पर ये रूल दिया, ये तुम्हें मैंने इक्वेशन बनाई, और वही इक्वेशन देखो मैंने यहाँ पर भी लिखी है, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलो अब देखो यहाँ पर, तुम देखो इसी का पॉइंट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन का। चलो देखो, पार्ट नंबर 4 यहाँ पर तुमसे पूछा गया कि 15 स्टेज में कितनी मैच स्टिक्स लगेंगी। सिंपल सी चीज है यार, अभी तुमने यहाँ पर इक्वेशन निकाला है, अभी तुमने यहाँ पर इक्वेशन बनाया था, क्या बनाया था, 5n+1, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, n की वैल्यू कितनी रख देनी है, 15 रख देनी है बस, यानी कि तुम्हारे पास वैल्यू क्या जाएगी, 5n की जगह तुम 15 कर लोगे, +1 रख लोगे, 5 15 जा या 75 होता है ना, 5 15 जा यहाँ पर 75 होता है, +1 कर दोगे यानी कि 76 मैच स्टिक्स, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट क्या बनेगा, फॉर 15th स्टेज ओनली 76 मैच स्टिक्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा स्टेटमेंट बन जाएगा, ये तुम्हारा हो गया यहाँ पर आंसर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ बोला है कि क्या 200 मैच स्टिक से हम किसी स्टेज का पैटर्न बना सकते हैं? कितनी मैच स्टिक से? 200 मैच स्टिक से, है ना। यानी कि अगर तुम्हारे पास ये जो इक्वेशन होता है उसकी टोटल वैल्यू कितनी है ना, वो 200 है, यानी टोटल यहाँ पर मैच स्टिक्स को मैंने एमएस लिखा हुआ है, तुम लोग पूरा लिखना। टोटल मैच स्टिक्स अगर यहाँ पर 200 हो जाएगी, यानी इसका मतलब है तुम्हारी जो इक्वेशन थी विच इज 5n+1 थी, वो किसके बराबर हो जाएगी? 200 के बराबर होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करो, क्या ये सॉल्व होगा? यहाँ पर 5n इज इक्वल टू 200 - 1, यानी कि 5n तुम्हारा इक्वल हो जाएगा 199 के, और n किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर? 199 डिवाइड बाय 5 के, जो कि इक्वल आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 39.8 के। क्या 39.8 ऐसी कोई स्टेज होती है? नहीं, या तो 39 होगी या तो फिर 40 होगी, है ना, क्योंकि वो एक होल नंबर होनी चाहिए, वो पॉइंट में नहीं आती स्टेजेस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 200 मैच से आप कोई भी यहाँ पर स्टेज फॉर्म नहीं कर सकते हो, है ना। 200 मैच से यहाँ पर आप कोई स्टेज फॉर्म नहीं कर सकते हो, इसलिए hence we can't form a stage with 200 matchsticks because the number is not an whole number, ठीक है। वो एक होल नंबर नहीं है, इनकी वैल्यू यहाँ पर एक होल नंबर नहीं आई है, इसलिए इससे एक फॉर्म नहीं हो सकता, कोई भी स्टेज फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, इसी के साथ तुम्हारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ये जो तुम्हारा 12 था, ये भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या होने वाला है, उसे भी एक बार गौर फरमा लो। हाँ तो बच्चा पार्टी देख लो, यहाँ पर तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 को भी देख लो अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में तुम लोगों से अगेन यहाँ पर जो है पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, जैसे कि तुम्हें क्वेश्चन नंबर 11 में तुमसे जो पूछे गए थे, है ना, कि px दे दिया है जो कि ax+b है, और qx दे दिया है जो कि cx+d है। वहां पर तुम लोगों को कुछ चीजें दी गई थी, इक्वेशन बना के दिया गया था। अब यहाँ इक्वेशन बना करके नहीं दिया गया है, यहाँ पर तुम लोगों से सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तुम्हें विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करने वाले हो चीजों को, कि चीजें होने कैसे वाली हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर भी थोड़ा सा गिवन वगैरह लिख लो, ठीक है, और इसको सॉल्व करना यहाँ पर शुरू कर दो। चलो देखो, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर px की बात करता हूँ, px मुझे क्या दिया हुआ है? वो मुझे दिया हुआ है ax+b। क्या दिया हुआ है? ax+b दिया हुआ है। अब ax+b तुम लोगों को पता है कि अब देखो यहाँ पर सबके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो तुम लोग यहाँ पर पहले तो एक बार एक इक्वेशन लिख लो, तो क्या है? ax+b इज इक्वल टू y होता है, ठीक है। तो इसको तो हमको भूलना ही नहीं है, रामबाण यही चीज है। तो ये क्या करती है? देखो, इसको px कहाँ से फाइंड होती है? पास होती है, passes at 2, 3 and 6, 11, इन दोनों से फाइंड होती है, 2, 3 और 6, 11 से। अब यहाँ पर देखो, ये x की वैल्यूज है, और वहीं देखो ये वाली जो है वो y की वैल्यूज है। सिंपल है, निकाल लो यार, बहुत इजी है, बहुत आसान होने वाला है। x की इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करना है, x जगह पे x की वैल्यू और y की जगह पे y की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फॉर कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कौन सा यूज करेंगे हम? फॉर कोऑर्डिनेट हमारा 2, 3 अगर यूज करेंगे और वैल्यूज को पुट करेंगे, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2a+b इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। वहीं यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, फॉर कोऑर्डिनेट्स, कौन से कोऑर्डिनेट्स? यहाँ पर 6, 11, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो 6a+b इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। ये तुम्हारे पास यहाँ पर दोनों इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को तुम्हें करना क्या है यहाँ पर? अब इन दोनों इक्वेशन को चाहो तो तुम डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर दो और यहाँ पर वैल्यूज निकाल दो। कैसे निकालोगे? चलो मैं देख लेता हूँ। बाय सब्ट्रैक्टिंग, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा किसको? इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर तुम्हारा जो 2 है, यानी कि तुम्हारा 6a+b इज इक्वल्स टू 11, और साथ ही साथ तुम्हारा 2a+b इज इक्वल्स टू तुम्हारा 3। इन दोनों को माइनस कर दूंगा, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी बचेगा तुम्हारा 4a प्लस यहाँ पर बचेगा 8, यानी कि तुम्हारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 2, क्योंकि 4a है इज इक्वल्स टू 8, तो 4 वहां डिवाइड में जाएगा, 8 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा? आंसर 2 आ जाएगा। हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर a की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 2, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब इसी इक्वेशन में तुम a की वैल्यू को वापस पुट कर दो। अगर तुम यहाँ पर a की वैल्यू को वापस पुट कर दोगे, तो a की वैल्यू को पुट करने के लिए तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ बाय पुटिंग इट इन इक्वेशन नंबर 1। अगर इक्वेशन नंबर 1 में मैं इसको पुट करता हूँ, यानी कि मैं इसको 2a+b इज इक्वल्स टू 3 में पुट करता हूँ, तो a की वैल्यू देखो यहाँ पर 2 इंटू 2+b इज इक्वल्स टू 3 होने वाला है, यानी कि b प्लस में यहाँ 4 था इज इक्वल्स टू 3 होने वाला है, यानी कि यहाँ पर तुम्हें b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? -1 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? -1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर तुम्हारे पास में वैल्यूज आ गई। इन वैल्यूज को बस तुम्हें किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है, एंड यू गेट द वैल्यूज ऑफ जो है तुम्हारा x और y, या फिर तुम्हारी पूरी इक्वेशन यहाँ पर
पॉलिनॉमियल फॉर्म हो जाएगा, सिर्फ वैल्यूज को रख देना है। कैसे रखोगे, चलो देखो, इसको तुम बस नॉर्मली वैल्यूज को पुट कर दो बिना किसी हेक्टिक टेंशन के लिए। तो यहाँ पर हम तुम्हें क्या करते हैं, बाय पुटिंग इन इक्वेशंस, ठीक है, या फिर इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, ये तुम्हारी स्ट्रक्चरल इक्वेशन थी ना, उसी में पुट करना है बस, ठीक है। ए और बी की वैल्यूज, ए की वैल्यू क्या आ गई थी, ए की वैल्यू आ गई थी 2, तो यानी हो गया 2x, और बी की वैल्यू क्या आ गई है, -1, यानी -1 इज इक्वल्स टू यहाँ पर तुम्हारा y, यानी कि 2x - 1 इज इक्वल्स टू y। ये तुम्हारी बन गई यहाँ पर पॉलिनोमियल px। क्या बन गया तुम्हारा यहाँ पर, px की वैल्यू यहाँ पर हमने तुम्हारे लिए इसी पॉइंट 1 के कोऑर्डिनेट से हमने यहाँ पर फॉर्म कर दी। अच्छा, और क्या बोला गया यहाँ, यहाँ बोला गया क्यू एक्स पास करता है 4, -1 से, किससे, क्यू एक्स पास करता है क्यू एक्स 4 - 1 से। चलो अब यहाँ पर और देखो, और पॉइंट नंबर 3 क्या बोला गया है कि जो ग्राफ ऑफ द पी एक्स इज पैरेलल टू क्यू एक्स है। क्या है, पी एक्स इज पैरेलल टू क्यू एक्स है। अब यहाँ पर पहले हम जो है पॉइंट नंबर 3 को ही यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, आपको थोड़ा समझा देंगे, फिर आपके लिए पॉइंट नंबर 2 काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। अब चलो देखो कि वो है कैसा यहाँ पर। हाँ, तो देखो यहाँ पर तुम लोगों को ये बोला गया है कि जो ग्राफ जो फॉर्म होगा, ठीक है, जो भी ग्राफ यहाँ पर फॉर्म होने वाला है, वो ग्राफ यहाँ पर पी एक्स और क्यू एक्स का जो ग्राफ है वो आपस में कैसा है, पैरेलल है बच्चों, है ना। कैसा है बच्चों, यहाँ पर वो जो ग्राफ है वो पैरेलल फॉर्म होने वाला है। अब क्योंकि वो ग्राफ पैरेलल है तो तुम लोगों को मैंने एक चीज समझाई थी, क्या समझाई थी, कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू वाई, ये जो इक्वेशन यहाँ पर बनती है, इसमें जो तुम्हारा ए होने वाला है उसे हम कहते हैं स्लोप। ये डिसाइड करता है कि जो भी तुम्हारा ग्राफ फॉर्म होंगी वो आपस में जो भी अलग अलग इक्वेशन की ग्राफ है वो पैरेलल होंगी या नहीं, क्योंकि ये बताता है कि ये एक्स एक्सिस से कितना ज्यादा एंगल और कितना ज्यादा दूरी पर किस तरह से फॉर्म होगी। ये जितना ज्यादा वैल्यू इसकी बड़ी होगी उतना ज्यादा ये जो होता है एक्स एक्सिस के पास होता है, जितना ज्यादा इसकी वैल्यू छोटी होगी उतना वो एक्स एक्सिस के दूर चला जाता है ना। इसलिए ये जो स्लोप है ये एंगल बताता है, और अगर 2-3 इक्वेशन हैं जिनकी वैल्यूज अगर, जिनके स्लोप अगर इक्वल है तो आपस में पैरेलल हो जाती है। वहीं ये इंटरसेप्टर है, इंटरसेप्टर आपको बताता है कि जो भी आपका वैल्यूज है वो किधर किस एक्सिस को कहाँ कट करने वाला है, वो ये चीज बताता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंटरसेप्टर। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं इंटरसेप्टर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने जस्ट अभी बताया कि अगर स्लोप्स इक्वल है तभी वो ग्राफ्स पैरेलल होते हैं, तो यहाँ पर यही कहा है कि वो पैरेलल है, इसका मतलब है, ठीक है, सो इट मीन्स the slope of both the equations are equal। उनके स्लोप्स क्या है, इक्वल है। तो अब जो मेरे पास px में स्लोप था वो मेरा स्लोप था, क्या था, ए था, और मेरा क्यू एक्स में स्लोप क्या था, वो मेरा सी था। इसका मतलब है ए एक्स और सी एक्स इक्वल है, यानी देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सी आ गया, और ए किसकी इक्वल था, ए किस नंबर की इक्वल था यहाँ पर, तो वो देखो ए इक्वल था यहाँ पर 2 के, यानी कि ए इज इक्वल्स टू यहाँ पर 2 आ गया, यानी ए इज इक्वल्स टू सी और सी इज इक्वल्स टू 2, यानी ऑटोमेटिकली दोनों यहाँ पर 2 के इक्वल है। तो तुम्हें यहाँ पर सी की वैल्यू भी देखो मिल चुकी है, ठीक है, यहाँ पर तुमने यहाँ पर सी की वैल्यू का भी पता लगा लिया है। अब यहाँ पर बस तुम लोगों को पॉइंट नंबर 3 का यूज करना है, पॉइंट नंबर 2 का यूज करना है। इस पॉइंट नंबर 2 में तुम्हें कहा था कि जो तुम्हारी क्यू एक्स है वो कहाँ कट करता है, वो कट करता है यहाँ पर 4, -1 में। अब उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 4, -1। अब बस तुम इसकी वैल्यू को पुट कर दो जो तुम्हारा स्ट्रक्चरल इक्वेशन है, और तुम्हें उसकी वैल्यू भी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। कैसे, चलो देखते चलो यहाँ पर। अब यहाँ पर जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू वाई, तुम बस इसके साथ स्टिक रहो, यहाँ पर वैल्यू को पुट करोगे, ए की साथ एक्स की जगह पर तुम्हारा 4 आ जाएगा, बी की जगह पे तुम्हारा बी की वैल्यू आ जाएगी अभी, और इसके साथ में वाई की वैल्यू क्या है, -1 है। ए की वैल्यू तुमने अभी जस्ट देखी, यहाँ पर कितनी होती है, 2 होने वाली है यहाँ पर, यानी कि इसकी वैल्यू अगर 2 होने वाली है तो तुम यहाँ पर इसको पुट करोगे, 2 इंटू 4 प्लस बी इज इक्वल्स टू यहाँ पर -1 आ जाता है, यानी आ जाएगा 8 प्लस बी इज इक्वल्स टू यहाँ पर -1, यानी कि b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1 और -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -9। b इज इक्वल्स टू कितना है, b इज इक्वल्स टू है -9, ठीक है। आगे समझ में, -9, ये तुम्हारे पास देखो b की वैल्यू भी आ गई यहाँ पर, और a की वैल्यू तुम्हारे पास वैसे ही पहले से 2 थी, तो अगर तुम्हारे पास a की वैल्यू आ गई है और तुम्हारे पास b की वैल्यू भी आ गई है तो तुम्हें बस इसको यहाँ पर बना देना है, इक्वेशन के फॉर्म में रख लेना है, और तुम मुझे पता है तुम इसको कर सकते हो। कैसे कर लोगे, चलो देख लो यहाँ पर, देयरफॉर, या फिर तुम्हारे पास जो पी एक्स की वैल्यू आ गई है, पी एक्स की वैल्यू क्या बनी थी, ए और बी मिलाकर के तुमने फाइंड कर लिया था, यानी कि 2x प्लस 1, यही बनी थी वैल्यू तुम्हारे पास, 2x प्लस 1 या फिर 2x माइनस का 1, यानी कि 2x माइनस में 1, ये तुम्हारी वैल्यू थी। आगे समझ में। अच्छा, क्यू एक्स की वैल्यू क्या बनी थी तुम्हारे पास में, क्यू तुम्हारे पास स्लोप बिल्कुल सेम था, यानी कि 2x
प्लस में यहाँ पर तुम्हारे पास b की वैल्यू कितनी आई है -9, यानी -9 ये रहा, यानी 2x -9 ये रही तुम्हारी इक्वेशन। px और qx तुमने दोनों फाइंड कर ली। और कुछ बोला है कि क्वेश्चन में, चलो क्वेश्चन को और थोड़ा सा देख लो। यहाँ पर ये बोला है फाइंड द पॉलिनोमियल qx px, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स एट x एक्सिस। वो x एक्सिस में कहाँ कट करता है वो भी पता लगाने के लिए बोला है। तो चलो हम वो भी बता देते हैं, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी समस्या के हम वो भी उनको बता देते हैं। ठीक है, चलो देखो, चलो वो कहाँ कट करेगा, यहाँ पर लिखते हैं हम इसको। सो इट कट्स द x एक्सिस एट, अब हम उसको ये बताएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, मैं पहले बता चुका हूँ, अरे x की वैल्यू को बताना है तो y को 0 रख दो, और y को बताना है तो x को 0 रख दो। तो मैंने x बताना है तो मैंने यहाँ पर y को 0 रख लिया है। मेरे पास इक्वेशन क्या बनी थी, ठीक है, मैं इक्वेशन यहाँ पर बनी थी मेरे पास, वो बनी थी मेरे पास यहाँ पर देखो 2x -9। मैंने y को अगर 0, वो जो इक्वल था किसके था, y के इक्वल था, मैं y को यहाँ पर अगर 0 रख लूंगा, यानी कि 2x -9 इज इक्वल टू 0 है, यानी कि 2x इज इक्वल टू 9 आ गया, और साथ में x है तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 9/2। कितना आ गया, 9/2 के आ गया, यानी कि इट कट्स एट यहाँ पर 9/2, 0 पर। ठीक है, ये तुम्हें मिल गया आंसर मेरे साइड से। ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब इस चलते हैं इस एक्सरसाइज के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में, इसके बाद एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, उसको भी देख लो। ठीक है, चलो यहाँ पर तुमसे क्या पूछा गया है, तुमसे यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शंस ऑफ फॉर्म ax प्लस a वेयर a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पर उसके हमें एक इक्वेशन के सारे ही फंक्शन बता देने हैं। फंक्शन यानी कि वो कैसे हो सकता है, कैसे रिएक्ट कर सकता है, किस तरह से फॉर्म हो सकता है, बन सकता है, वो हमें हर एक फंक्शन यहाँ पर बता देना होता है। ठीक है, हर एक चीज को यहाँ पर हमें डिटेल में इसको बता देना है, ताकि फिर कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। वो भी कब, अगर मुझे यहाँ पर गिवन दिया हुआ है, क्या गिवन दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे दिया हुआ है कि जो मेरे पास एफ एक्स है, पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल एक्स है, वो अगर इक्वल है ए एक्स प्लस ए के, जहां पर ए जो है वो कैसा है, ग्रेटर है किससे, 0 से, यानी कि पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि ए जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे अगर, तो यहाँ पर तुम्हारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए यानी x प्लस 1 बन जाएगा, है ना, क्योंकि तुमने उससे a को निकाल लिया कॉमन। क्या निकाल लिया तुमने, इसको निकाल लिया, a को निकाल लिया कॉमन यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, अब तुम इसको फंक्शंस कैसे कैसे बताओगे। फंक्शंस क्या होता है, स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्टर क्या होता है, यही तुम्हें बताना है। तो अगर तुम यहाँ पर इसका स्लोप बता दोगे, ठीक है, अगर स्लोप कैसे बताओगे यहाँ पर, अब क्योंकि देखो स्लोप क्या है, यहाँ पर इसका स्लोप क्या है, a है, स्लोप क्या है, a है, और मुझको पता है कि a जो है वो 0 से बड़ा है, या फिर मैं अगर कहूँ तो a क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है। अगर a पॉजिटिव है तो यहाँ स्लोप क्या होगा, कैसे, कि जो इसकी जो यहाँ पर लाइन होगी, वो लाइन हैव पॉजिटिव स्लोप। क्योंकि तुम्हें अगर अभी भी स्लोप और इंटरसेप्टर में दिक्कत है, तो तुम लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था इन सब चीजों को, है ना। इंट्रोडक्शन में मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से इन सब चीजों को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर तुमको अभी भी कंफ्यूजन है, नहीं पता, तो जाकर उसे देख लो, एक बार समझ लो भाई। चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इजी चैप्टर है, लेकिन कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है। ठीक है, तो स्लोप भी यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप और जीरो स्लोप। क्योंकि इसका जो स्लोप है वो 0 नहीं है, तो ये जीरो स्लोप नहीं है। इसका स्लोप माइनस में नहीं आता, तो ये नेगेटिव स्लोप भी नहीं है। इसका स्लोप पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि ग्रेटर देन द 0 है, तो इसका जो स्लोप होने वाला है, तो लाइन हैव दी पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, उसकी जो स्लोप होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव स्लोप होगी। तो एक पॉइंट तुम लोगों को ये मिल गया। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर तुम क्या बताओगे, अब इंटरसेप्टर बताओगे। इंटरसेप्टर भी यहाँ 2 टाइप के होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई इंटरसेप्टर होते हैं यहाँ पर। तो एक्स कैसा, अगर मैं बोलूँ कि वाई इंटरसेप्टर बताना है मुझे, है ना, वाई इंटरसेप्टर अगर मुझे यहाँ बताना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पुट कर लूंगा क्या, एक्स इज इक्वल टू 0। अगर मैं एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर 0 रख दूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर a इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 प्लस a। स्टिल मेरे पास यहाँ पर जो है a वैल्यू आ रही है किसकी, y की। अगर मैं इसको y की वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो किसकी इक्वल आ जाएगा, ये y की इक्वल है। यानी सो इट कट्स कहां पर, इट कट्स y एट कहां पर, 0, a में। ठीक है, यहां पर कट करता है, जो कि पॉजिटिव है। कैसा है, जो कि पॉजिटिव है, यानी कि इट कट्स द y एक्सिस एट, या फिर एट की जगह पे आप लिख सकते हो यहां पर सिंपली अबव द ओरिजिन। वो उसको ओरिजिन के अबव काटता है।
ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, और पॉइंट क्या बता सकते हो यहाँ पर, और पॉइंट अब इसका तुम एक्स इंटरसेप्टर भी बता सकते हो, है ना। तो अब इसका एक्स इंटरसेप्टर किस तरह से बताओगे, तो उसे भी देख लो एक बार। वो बताने के लिए तुम यहाँ पे पुट करना पड़ेगा क्या, y की वैल्यू इज इक्वल टू 0। अगर तुम यहाँ y की वैल्यू अगर 0 ले लोगे तो तुम्हारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर तुम्हारे पास ए एक्स इज इक्वल टू माइनस का a आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर तुम इसको और फर्दर सॉल्व करने के लिए जाओगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन a। ठीक है, यानी कि जब इससे डिवाइड करोगे तो x इज इक्वल टू एक तरीके से -1 आ जाना चाहिए। जब सेम नंबर डिवाइड होगा और वो नंबर नेगेटिव है तो वो तुम्हारे पास यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये कहाँ कट करेगा, सो इट कट्स एट, कहाँ कट करेगा, -1, 0 में, -1, 0 पे, यानी कि इट कट द x एक्सिस एट द लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन के वो उसको लेफ्ट साइड कट करेगा। करेक्ट आ गया। यहां से मैंने तुमको जो है सारे ही इसके जो फंक्शंस हो सकते थे स्लोप के, एक्स इंटरसेप्टर के और वाई इंटरसेप्टर के, तुम्हें सब बता दी है। इसी के साथ यहाँ पर तुम्हारी हो चुकी है पूरी की पूरी एक्सरसाइज फिनिश। हाँ तो बच्चा पार्टी देखो यहाँ पर ये हो चुका है तुम लोगों का, यहाँ पर पूरा चैप्टर फिनिश, एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, पूरा का पूरा चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। इसके साथ साथ अब यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आने वाला है चैप्टर नंबर 2 का ही एक छोटा सा रिवीजन वीडियो, जो कि मैं चैप्टर नंबर 2 का यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल्स का यहाँ पर रिवीजन करेंगे ना, शॉर्ट फॉर्म 20 मिनट्स, जिससे तुम्हारा हो जाएगा कॉन्सेप्ट फिर से दोबारा से क्रिस्टल क्लियर। और इसके साथ साथ जिसको कम टाइम में रिवीजन करना है या फिर तुम्हारे एग्जाम टाइम में वीडियो काम आ सकता है, तो हमने वो वीडियो एक रिवीजन वीडियो यहाँ पर फॉर्म कर देंगे, तुम उसे भी देख लेना, उसे भी समझ लेना, ध्यान में दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, चलो इसी के साथ चैप्टर होता है फिनिश। अगले चैप्टर के लिए स्टे ट्यून, यहाँ पे हम करने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। ठीक है बच्चा पार्टी, अगर तुमको वीडियो बिल्कुल भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो हमें प्लीज सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फैमिली का पार्ट बनो। इसी के साथ सारा कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करते रहो। हम तुम्हें प्रोवाइड करते हैं फ्री नोट्स, एक्सेस, फॉर्मूला शीट्स, एक्सप्लेनेशन वीडियोस। हर चैप्टर के पहले का एक्सप्लेनेशन वीडियो आने आता है। चैप्टर नंबर 3 भी जब तुम जाओगे तुम्हें उससे पहले सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो मिलेगा, तो तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है एक्सरसाइजेस को हम अपलोड करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा तुम लोगों के साथ काम करके। और तुम लोग वीडियो देखते रहो, बने रहो और स्टे ट्यून, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहो। चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं।